स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में बात करने वाले हम जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है सहायक संख्या के अधिकारी के लिए, ठीक है, उसके टेस्ट नंबर 2 पर जो कि लीनियर अलजेब्रा के ऊपर है। और इस टेस्ट में हम जो कवर करने वाले हैं वो है 30 क्वेश्चंस किस किस के, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यू और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे सारे कुछ 30 क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एएसओ के लिए तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ में ये एलटी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी टीचिंग एग्जाम दे दीजिए, आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। ठीक है, इस टेस्ट का पहला जो क्वेश्चन है वो है द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखा मेरे पास, इसके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करना मुझे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर बेसिकली होता है क्या, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक मैपिंग होती है। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की हो, v से लेकर v तक, किसी वेक्टर स्पेस v से लेकर v तक। ठीक है, तब एक वेक्टर x, इस डोमेन स्पेस का वेक्टर x आइगन वेक्टर बनेगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। कब, जब आपको एक स्केलर लैम्डा ऐसा मिले कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ x को अप्लाई कर दिया जाए, अगर यानी कि वेक्टर को इस ट्रांसफॉर्मेशन में रख दिया जाए तो आपको आउटपुट क्या मिले, वो वेक्टर तो मिले, साथ में एक स्केलर p कॉमन होके आए। तो जो ये लैम्डा होगा ना, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, और जो ये x होगा ना, जो वेक्टर होगा, इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी बात करोगे। अब क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर मान के चलो कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है A, तो अब क्या करना आपने, इस मैट्रिक्स के ऊपर x वेक्टर को अप्लाई करिए। जो x होता है ना, ये वेक्टर या तो रो वेक्टर होता है जैसे x1 x2 डॉट डॉट xn, अगर इसकी डायमेंशन n है तो, या तो कॉलम वेक्टर होता, अकॉर्डिंग टू आपका मैट्रिक्स कैसे है उसके साथ मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा। तो मैं जब मैट्रिक्स के साथ वेक्टर का अप्लाई करता हूं, ये रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर होगा, ये वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा x की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं कि इस मैट्रिक्स का लैम्डा जो है एक आइगन वैल्यू होगी इस वेक्टर x के करस्पॉन्डिंग। जब इसको सॉल्व करना होता है आपने, तो आप क्या करते हैं, ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0 ऐसा करते हैं। क्योंकि ये वेक्टर x जो है ये एक रो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ट्रू करता, तो इसीलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, a माइनस लैम्डा i x इज इक्वल टू 0। कभी भी ये जो वेक्टर x होगा ये नॉन जीरो नहीं होगा, ऑलवेज नॉन जीरो रहेगा। अगर ये नॉन जीरो तो a माइनस लैम्डा आई क्या होगा, जीरो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों का जीरो आना चाहिए। तो a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 बन जाएगा आपके पास। अब आप क्या करिए, इसका जब वैल्यू निकालना चाहते हैं ना आप कि ये लैम्डा पर्टिकुलर वैल्यू होगी क्या, लैम्डा एक स्केलर वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तभी मैट्रिक्स की एक वैल्यू मिलेगी आपको। क्योंकि मैट्रिक्स के पास क्या होता है, एक अपनी वैल्यू नहीं रहती है, उसके डिटर्मिनेंट के पास वैल्यू रहती है। अब आपको डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो a माइनस लैम्डा यानी एक पॉलिनोमियल बन जाती है, जितना इसका ऑर्डर है उतनी डिग्री की। ठीक है, और वो पॉलिनोमियल लैम्डा के टर्म में बनती, उसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। और उसके जो वैल्यूज रहते हैं, रूट्स रहते हैं, उनको कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं या आइगन वैल्यूज बोलते हैं। तो हमको बेसिकली करना ये होता है a माइनस लैम्डा आई, आइगन वैल्यू निकालने के लिए। अब ये पूछा कि आइगन वेक्टर निकालो। आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइगन वैल्यू का पता होना जरूरी है कि वो लैम्डा है कौन, जिसके जो आउटपुट आएगा। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, a माइनस लैम्डा आई करना होता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो ये सब करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या निकालना, आइगन वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, a माइनस लैम्डा आई। ये क्या बनेगा आपके पास, मैट्रिक्स है 0 0
अल्फा 0 0 0 0 0 0। अल्फा को बोला कि नॉन जीरो होगा, माइनस लेमडा, लेमडा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई जो है इसको, अच्छा किसी भी मैट्रिक्स के साथ स्केलर का एडिशन नहीं होता ना, जैसे कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 0 1 0 0, इसके साथ क्या मैं 2 का ऐड कर सकता हूं? नहीं। अगर मेरे को किसी स्केलर का मल्टी ऐड करना होगा इसके साथ तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आना पड़ेगा उसको, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लैम्डा का मल्टीप्लाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सबको पता होगा, अगर मेरे को 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता हूं तो डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सब जगह 0। क्योंकि लैम्डा का मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल में क्या हो जाएगा? लैम्डा, बाकी सब जगह 0। तो मेरा मैट्रिक्स फाइनली लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा बनेगा इज इक्वल टू 0। ये नल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का 3/3 का, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें, तो 0 आपने देखोगे मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, पोजिशनल जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनका आपस में होता है। तो यहाँ पे 0 माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा? माइनस लैम्डा। 0 माइनस 0 कितना होगा? 0। अल्फा माइनस 0 कितना हो जाएगा? अल्फा। और 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 माइनस दिस माइनस लैम्डा, 0 0 0 माइनस लैम्डा। इस तरीके से करोगे आप, इज इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमको चाहिए लैम्डा की वैल्यू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जब मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं इसका a माइनस लेमडा आई का, तो ये क्या आता? अब इसको मैट्रिक्स को देखिए जरा गौर से, ये क्या है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डायगोनल के या तो नीचे 0 हो पूरा, या डायगोनल के ऊपर पूरा 0 हो। यहाँ पे डायगोनल के नीचे 0 है तो इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर ऊपर नॉन जीरो। कोई भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 कर दोगे आप। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज 0, लेमडा क्यूब इक्वल टू 0। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, जो a माइनस लेमडा आई है बेसिकली मैट्रिक्स ए है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसके रूट क्या? लैम्डा इक्वल टू 0 इसकी आइगन वैल्यू, ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। अब जो लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू है उसके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करना। अब अगर आपने पहले देखा होगा तो हमने क्या किया था, यहाँ पे a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 ये होगा। अब मैट्रिक्स ए तो मेरे पास है, लेमडा 0 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, x क्या होगा? x तो होगा जितने की इसकी एक रो है या एक कॉलम है ना, जितने ऑर्डर की उतने ही उसके अंदर एलिमेंट होंगे। देखो ऐसे 3 एलिमेंट है इसके एक रो या कॉलम में, 3 एलिमेंट, तो जो ये x होगा ना इसके पास भी 3 एलिमेंट होंगे, x1 x2 x3, ये इस तरीके से होगा इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया। मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में से नल मैट्रिक्स को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैट्रिक्स क्या? 0 0 अल्फा 0 0 0 0 0 0, और ये कितना हो जाएगा? x1 x2 x3 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 0 0 0, ये बन जाएगा। क्योंकि ये जो इधर वाला मैट्रिक्स होता है ना वो अकॉर्डिंग टू ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलने वाला उसके बनता। अब देखो इसका प्रोडक्ट, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, इसका प्रोडक्ट किसके साथ करिए? इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा आपके? 0 का 0 0 का 0 अल्फा का x3 के साथ, तो 0 प्लस 0 प्लस अल्फा इंटू x3 ये बनेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? 0 का इसके साथ, ये देखो मैट्रिक्स ऐसा बनेगा, 0 का 0 के साथ इसके साथ 0 0 0, और यहाँ पे भी 0 0 0, ये हो गया इज इक्वल टू 0 0 0, ये बन गया। दोनों का कंपेयर करिए क्या आएगा? अल्फा डॉट x3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अल्फा नॉन जीरो बोला, अल्फा इज नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x3 जो है 0 आएगा। x1 x2 की वैल्यू यहां से नहीं मिली। अब सुनना, यहाँ पे
जो हमारा वेक्टर x था ना, वेक्टर x लिया हमने यहाँ पे, वो क्या था x1 x2 x3। इस वेक्टर में x3 की वैल्यू कितनी है 0, x3 की वैल्यू कितनी है 0, x1 x2 0, ये हो गया। अब हमारे पास इसको x को कैसे लिख सकते हैं हम, x1 1 0 0 प्लस x2 0 1 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। दो मैट्रिक्स का, इन दोनों का अगर सम करूंगा ना मैं, तो मुझे ये मिलेगा, ये जो लिखा हुआ मैंने, और यही इसकी आइगन वेक्टर्स होते हैं 1 0 0 0 1 0, ये जो है इसके आइगन वेक्टर्स है। ठीक है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग आपको कितने आइगन वेक्टर मिले, 2 आइगन वेक्टर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे कि कौन कौन सा, एक तो ये है, इसको अगर आप गौर से देखो तो ये क्या 1 0 0, इसको जो कॉलम वेक्टर है इसको रो वेक्टर में भी लिख सकते हैं आप, ये 0 1 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर किसी वन जो है ना, ये रहता है स्टैंडर्ड, 1 की जगह कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कोई स्केलर अल्फा मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, ये अल्फा 0 0 0 अल्फा 0, ये हो जाएगा। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, एक तो बी हो जाएगा और एक डी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी और डी। ठीक है, आइगन वेक्टर से इतने लंबे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स होगा, लेकिन आपको करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर फॉलोइंग मैट्रिक्स ए द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, इस मैट्रिक्स ए के पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, जो 2x2 का मैट्रिक्स है। पॉजिटिव किसी भी मैट्रिक्स के रूट्स होने का मतलब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो इस इक्वेशन को ट्रू करेंगे। तो a माइनस लैम्डा आई जब निकालोगे ना आप, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली डायगोनल में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, डायगोनल में नॉन जीरो रहेगा, बाकी सब जीरो, और नॉन जीरो भी 1 ही, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई करके 1 बनेगा, मतलब लैम्डा बनेगा। तो आपको क्या करना होता है, डायगोनल से सीधे क्या कर दीजिए, लैम्डा को माइनस कर दीजिए, बाकी एंट्री सेम रखिए। ये अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आता उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में माइनस आएगा। 2 इंटू -1 -2 होता, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 माइनस, पहले इसका इसके साथ फिर इसके साथ, 3 माइनस लैम्डा का इसके साथ हो जाएगा -3 लैम्डा, और इसका इसके साथ हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाती है आपके पास, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। x की जगह मैं यहाँ लैम्डा यूज करता हूँ, क्योंकि लैम्डा वेरिएबल ले रखा हमने, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इस इक्वेशन के जो भी रूट होंगे ना, वो बनती है आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो और वही पूछा है यहाँ पे, इसके रूट्स फाइंड करो। ये क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5, जब किसके रियल रूट के बारे में बात कर रहा है, इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी कितना, b कितना -4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, a ये होता लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c होता 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2a, a 1 है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा -4/2। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है इमेजिनरी, एक भी रियल रूट नहीं होगा, तो नो रियल रूट, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, 0 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, 0 रियल रूट होने का मतलब है एक भी नहीं, तो ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, द 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए दे रखा, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करने।
अब देखना यहाँ पे, अगर इस मैट्रिक्स का आप गौर से देखो तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हुआ या डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वही उसकी आइगन वैल्यूज हो जाती है। तो अगर मेरे को यहाँ पे कोई पूछे कि तो इसकी आइगन वैल्यूज कौन होंगी, एक ही होगी, एक ही होगी, एक ही है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर मतलब इसकी जो डायगोनल से नीचे वो सारे जीरो वैल्यूज हैं। अगर आप ये भी करना चाहते तो आप कर सकते हैं, a माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्या होगा, डायगोनल में से आप लेमडा को माइनस कर दोगे, 0 2 माइनस लेमडा 3 0 0 2 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का मतलब है डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। बस जो इसके रूट है वही उसकी आइगन वैल्यूज है। तो आइगन वैल्यूज क्या हो गई, 1 2 2, ये इसकी आइगन वैल्यूज है। क्लियर है, क्योंकि इसके रूट ये बने। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अच्छा अगर आप आगे बात कर लेंगे हम उसकी, जो 2x2 का मैट्रिक्स और 3x3 के मैट्रिक्स है उनकी डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रियल एंड सिमेट्रिक देन द आइगन वैल्यूज ऑफ, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर ही आए, यानी कि कोई भी चेंज ना हो। जैसे अगर हमारे पास 1 2 3 3 है तो इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो कॉलम में कन्वर्ट होने का मतलब 1 3 हो जाएगी, ये वाली रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 3 2। ये बन गया हमारे पास, ये इसका ट्रांसपोज है, दोनों को देखिए सेम है, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज करोगे ना आप, वो मैट्रिक्स के बराबर तो आएगा लेकिन माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, माइनस साइन लेके आएगा, ठीक है। तो जो आइगन वैल्यूज होती है ना रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, याद रखना आपने सीधे, रियल मैट्रिक्स होने का मतलब है उसकी जो एंट्रीज होंगी वो रियल होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स अपना ये है ना ए आई जे, तो इसकी जो एंट्रीज ए आई जे है ये रियल होनी चाहिए, इसको बोलते हैं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है वो होती है हमेशा ऑलवेज रियल। तो एक चीज याद रखना, रियल सिमेट्रिक एंड हार्मिशियन मैट्रिक्स, इनकी जो आइगन वैल्यूज होती है ना दोनों की होती है रियल नंबर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हार्मिशियन मैट्रिक्स दोनों की जो आइगन वैल्यूज होती वो हमेशा रियल होती है। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, अगर मैं बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हार्मिशियन, इन दोनों की जो आइगन वैल्यूज रहती है ना, इधर 0 और प्योरली इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स इस टाइप की भी नहीं, ऐसी भी नहीं होती है, सीधे सीधे आयोटा वाई टाइप की या 0 होंगी। तो याद रखना, सिमेट्रिक और हार्मिशियन प्योरली रियल, बेसिकली रियल नंबर। स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हार्मिशियन की क्या होती है, 0 और प्योरली इमेजिनरी। ये पूछे जाते हैं, इनकी आइगन वैल्यूज पूछी जाती है डायरेक्ट। अगला देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, 3 इक्वेशंस दे रखी है और बोला कि इनके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा। अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जानते हैं तो ये क्या होता है, एक ax इज इक्वल टू b इस फॉर्म का, ठीक है, जहां पे a क्या होता है, कोफिशिएंट, जो इक्वेशंस होती है हमारे पास उनकी कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल को जो इन्वॉल्व है, और b किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है। जैसे ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये क्या है, सिस्टम है मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। इसमें जो इसके कोफिशिएंट है ना 1 1 1 माइनस 1, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा ना 1 1 1 माइनस 1 ये बनेगा।
और वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व है उसको कॉलम की फॉर्म में रखना, ताकि आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। और आगे कौन जाएंगे, कांस्टेंट टर्म। ये जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ना तो इसके बराबर आएगा, पहली इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करोगे तो आपको इसके बराबर आएगा, दूसरी इक्वेशन मिलेगी। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना, दो तरीके का होता, एक तो होता होमोजीनियस और एक होता नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस किसको बोलते हैं, जब आपका जो बी होगा ना ये पूरा जीरो हो, यानी कि कांस्टेंट टर्म एक भी नॉन जीरो ना हो, सारे के सारे जीरो हो। जैसे यहाँ पे देखो, इसका कांस्टेंट टर्म कौन है, जीरो, इसका कांस्टेंट टर्म कौन है, जीरो, और इसका कांस्टेंट टर्म कौन है, जीरो। इसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर आपकी इक्वेशंस के पास एटलीस्ट एक भी नॉन जीरो टर्म आ गया ना इन पोजीशंस पे, कांस्टेंट की जगह एक भी नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। पहली बात तो ये। अब इसमें क्या होता है ना, इसके सॉल्यूशन जानने के लिए ना आपको पहले क्या बनाना पड़ता, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है आपको, मैट्रिक्स की रैंक क्या है, और फिर एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। जो आपने ए मैट्रिक्स है ना रखा हुआ, इस ए मैट्रिक्स में आपने क्या जोड़ देना, जो बी का कॉलम है वो वाला भी जोड़ देना। इसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। डिटेल में इसको तभी पढ़ पाएंगे जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलग से बात करेंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, जिन्होंने पढ़ रखा होगा जरूर जानते होंगे इन सब के बारे में। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ए एक्स इक्वल टू बी है ना, इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता सिर्फ और सिर्फ कब, इफ एंड ओनली जो मैट्रिक्स होगा ना उसकी रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो, तब एक क्या बन जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। और सॉल्यूशन यार किस तरीके से, या तो यूनिक होता या इनफाइनाइट। कभी भी किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होते, यानी कि वो एक से ज्यादा, जैसे 2, 3, 4, या तो नो सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? तो वो तब एग्जिस्ट करते जब ये होगा। अब सुनना जरा कि जो होमोजीनियस सिस्टम है ना, अगर मैं इसको लिख लूं यहाँ पे आपके पास तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। x प्लस ए वाई इक्वल टू 0 है पहली इक्वेशन, ए जेड प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको लिख सकता हूं मैं y प्लस ए जेड इक्वल टू 0। तीसरा है मेरे पास ए एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0। जो भी वेरिएबल मिसिंग है ना उसकी जगह 0 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे x मिसिंग है तो 0 इंटू एक्स। तो ये आपके पास 3 लाइन और 3 वेरिएबल का सिस्टम है। ठीक है, 3 लाइन और 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन होमोजीनियस है। अब देखो जब इसका कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाओगे ना तो 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, a 0 0 1 a, x वाले यहाँ पे आएंगे, y वाले यहाँ पे आएंगे, z वाले यहाँ पे आएंगे, तो a 0 z। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स A, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स A। तो ये मैट्रिक्स में जब क्लोज कर दिया तो इसकी रैंक ढूंढनी होती है मुझे। ठीक है, इसकी रैंक अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तब हम कहते हैं कि सिस्टम के पास, सिस्टम कंसिस्टेंट है और सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर फाइंड करते हैं वो सॉल्यूशन कितने होंगे। अब देखो जरा इसमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है जब हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, एक कॉलम और जोड़ देते हैं, ये वाला कांस्टेंट टर्म का। अब सुनना, यहाँ पे मान के चलो इस मैट्रिक्स की रैंक थी 3, ये मान के चलिए इस मैट्रिक्स की रैंक है 3। अपनी तरफ से बोल रहा हूं मैं, 3 है या नहीं वो अलग विषय है, लेकिन 3 है इसकी रैंक। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी यहाँ पे, जब मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 0 0 0 0 कॉलम और 0 0 रो ऐड करने से मैट्रिक्स की रैंक में कोई चेंज नहीं आता। अगर आपके पास मैट्रिक्स की रैंक 4 आ रखी है, आपने एक 0 0 कॉलम जोड़ दिया, कोई चेंज नहीं आएगा रैंक में। तो यहाँ पे इसकी रैंक भी 3 ही रहेगी। तो जो होमोजीनियस सिस्टम होता है ना वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, हमेशा
कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। कांस्टेंट टर्म उसके जीरो होते हैं। अब देखो यहाँ पे x इक्वल, अगर यहाँ पे मैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 रखूं, तो तीनों इक्वेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, x y z की वो वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ट्रू करती है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 0 0 रखते हैं इन तीनों में, तो ये इक्वल टू 0 आता, ट्रू हो गया, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास 0 0 0 ऑलवेज एक सॉल्यूशन होता है, जिसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता। तो जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ऑलवेज कंसिस्टेंट, ठीक है। नो इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता होमोजीनियस। अब इसमें क्या होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम अगर है ना तो उसके पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक, और अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ ना तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल 0 0। इसके अलावा कोई भी कभी भी होमोजीनियस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन नॉन जीरो नहीं होता, 0 0 होता सिर्फ। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता? जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है ना ये स्ट्रिक्टली छोटी हो, इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए आया था, जो मैट्रिक्स ए आया इस मैट्रिक्स से के ऑर्डर से स्ट्रिक्टली कम हो। यहाँ पे 3 ऑर्डर है इसका, इससे स्ट्रिक्टली कम अगर है तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। उसका कारण क्या कि एक वेरिएबल जो z है ना, या z x y, इनमें से एक वेरिएबल फ्री बच जाता, क्योंकि जब रैंक 2 आएगी तो 2 वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, एक वेरिएबल फ्री हो जाएगा। बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे टाइम लग जाएगा तो थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। होमोजीनियस सिस्टम के पास आपके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे सिर्फ और सिर्फ कब? जब मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो उसके ऑर्डर से कम होगी। और अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक, अगर किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो उसके ऑर्डर से कम है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता? 0। तो इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकाला, क्योंकि उसने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो होमोजीनियस सिस्टम में कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले तो आप उसकी सीधे सीधे क्या कर दो? डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर बोल दो। तो निकालिए जरा, इक्वल टू 0 करेंगे इसके डिटर्मिनेंट को, तो क्या आएगा? 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? पहले इसको पकड़ते हैं, तो आफ्टर लिविंग दिस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, फिर माइनस इसको पकड़ते ए सेकेंड एंट्री को, और अब क्या करते आप? इसको छोड़ देते और इसको छोड़ देते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब मिलेगा क्या आपको? इक्वल टू 0 रखना आपने, तो यहां से क्या मिलेगा? 1 माइनस ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। आपकी क्वेश्चन आई 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0, ए क्यूब इक्वल टू -1। द ओनली पॉसिबिलिटी जब ए बराबर -1 होगा तब ए क्यूब -1 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। थोड़ा ज्यादा बता दिया मैंने, इसमें ज्यादा टाइम लग गया इस पे, लेकिन इतनी की जरूरत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? गिवन सिस्टम दिस, ये सिस्टम है। अगर मैं सिस्टम को लिखूं 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, और अगला इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई प्लस kz इज इक्वल टू 4, then the value of k such that the given system of equations has no solution। सबसे पहले देखो ये सिस्टम जो है ना, ये है ax इक्वल टू बी, यहाँ पे b नॉन जीरो वैल्यूज मिल रही है आपको, इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इसके लिए मैट्रिक्स ए बनाओ। मैट्रिक्स ए जब बनाएंगे ना आप, तो आपको क्या मिलेगा? 2 कोफिशिएंट उठाओ x y z के, हर रो के, -1 2, 1 -2 1 1 1 k
और आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी साथ में बनाओ, दोनों की रैंक एक साथ निकल जाती है। बस आपको सोचना पड़ेगा, एक बार आप रैंक के लिए इतना कंसीडर करोगे, एक बार आप रैंक के लिए इतना कंसीडर करोगे। उसने बोला नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखो जरा किस तरीके से हम बात करते हैं इसमें। अब देखना, जब भी आप किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं तो उसमें इकोलन फॉर्म का यूज करते हैं। इकोलन फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले उस रो को ऊपर रखते हैं जिसकी फर्स्ट एंट्री 1 हो। तो यहाँ पे इसको मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, यानी कि दूसरी रो को मैं फर्स्ट पोजीशन पे ले जाता हूँ। ये क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 इज टू 4, और दूसरा क्या -4 है ये, और इसको नीचे लेके आ रहा हूं, इसको ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है। 2 - 1 2 2 2 - 1 2 2, ये -4 था, और लास्ट वाली को लास्ट में ही रखते हैं 1 1 k4 1 1 1 1 k4, ये बन गया आपके पास। तो मेरे को दो चीजों को साथ में लेके चलना, मैट्रिक्स ए हो गया और ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। दोनों की रैंक लास्ट में निकालेंगे। रैंक का मतलब होता है इकोलन फॉर्म में जितनी नॉन जीरो रो निकली वो रैंक होती है मैट्रिक्स की। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है, इन इकोलन फॉर्म। इकोलन फॉर्म क्या होती है कि आपको अपने मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना। कैसे, देखो, इस एलिमेंट को पकड़ो, इसके नीचे सब जीरो बनाओ, 2 को भी जीरो बनाना, 1 को भी जीरो। तो जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा ना, R2 इज चेंज्ड बाय R2 माइनस कितने का मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ कि ये जीरो बन जाए, R2 माइनस 2R1। बस इधर क्या फर्क पड़ रहा है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा आपके पास 1 - 2 1 - 4, ये तो सेम रहेगा। अब इसमें क्या, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, माइनस करा, 2 से 0 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई -2 से किया, कितना हो गया, -4, और इसको माइनस करोगे आप किससे, -1 से। इसमें से इसको माइनस करोगे ना 2 का मल्टीप्लाई करके, तो कितना है, माइनस माइनस का प्लस 3 बचेगा। ये बच गया आपके पास -1 + 3 -1 + 4 3 बचा। अब अगला एंट्री क्या, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया और इससे माइनस किया, तो कितना हो गया, 0 बच गया। और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया, कितना बना, -4, ठीक है, और 4 से माइनस कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ किया, -8 हो गया, और 2 के साथ इसको ऐड कर दिया, कितना बनेगा, 2 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास -8, ये बनेगा 10, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 बच जाएगा। और अगला क्या, इस दूसरा ऑपरेशन यहीं पे लगाओ, इसको भी 0 करना, ये हो जाएगा आपके पास R3 इज चेंज्ड बाय R3 - R1, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 0 जाएगा, 0 बन गया। इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर है। इसमें से इसको माइनस कर दो, k -1 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, +8 हो जाएगा, ये बन गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या देखना कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, अब इकोलन फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको नॉन जीरो बनाते, इसके नीचे सारे जीरो। अब जो दूसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसको 1 बनाते, या नॉन 1 रखो, बस वो 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला। पहले आप ऐसे आते फिर यहाँ पे जाते, इसके नीचे 0 बनाना। अब R3 को चेंज करूंगा मैं R3 - R2 से, चेंज करिए, इसको क्या बनता है देखिए, 1 - 2 1 is 2 -4, ये हो जाएगा 0 3 0 10, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चेंज नहीं हो रहा। 3 में से 3 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 0। k -1 में से 0 माइनस करो तो k -1, और 8 में से 10 को माइनस करो, कितना आएगा, 2। ये आपके पास फाइनल इकोलन फॉर्म है
क्योंकि ये इसके नीचे सब जीरो है, इसके नीचे भी सब जीरो, इसकी नेक्स्ट एंट्री ये है, और मैट्रिक्स हमारा जो है ना वो ये है, मैट्रिक्स हमारा ये है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ के नॉन वन है ना, के अगर वन नहीं है तो ये नॉन जीरो एंट्री बनेगी। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी होगी? 1 2 3, तो रैंक 3 बनेगी। अगर के जो है 1 के बराबर हुआ तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमेशा कितनी आएगी? फिर ये 0 जाएगा, तो नॉन जीरो रो 1 2, तो रैंक बन जाएगी 2। ठीक है, और अब देखो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कितनी रहती है। जब आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बात करते हैं तब आपको ये पूरा मैट्रिक्स देखना कि ये वाला 0 हो ना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 हमेशा नॉन जीरो। तो नॉन जीरो रो कितनी हो गई? 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, और तीसरी ये है। अगर ये 0 हो जाता ना तब भी इसकी रैंक इसके कारण 3 ही रहेगी, क्योंकि ये नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो का मतलब है कम से कम एक एलिमेंट पूरी रो में नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसकी रैंक हर कंडीशन में 3 होती है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? इस 2 के कारण। अब इसने पूछा कि इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब होगा जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की रैंक बराबर नहीं होगी। अगर तो 3 होगी ना मैट्रिक्स की रैंक इस समय, तब उसके बराबर हो जाएगी, तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन हो गई? ये वाली कंडीशन। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 है, मैट्रिक्स की रैंक 2 है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मैट्रिक्स की रैंक 2 किस समय आ रही? जब k की वैल्यू 1 है। तो आंसर इज k की वैल्यू 1। दिखने में ये सॉल्व करते हुए लंबा ज्यादा लग रहा क्योंकि हमको समझाना है यहाँ पे, इसीलिए डिटेल में जा रहा। अगर आप खुद सॉल्व करोगे बहुत आसान हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द सिस्टम, ये भी क्या दे रखा है आपके पास? 3 लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है जो कि होमोजीनियस है। किस फॉर्म में? ax इज इक्वल टू 0, होमोजीनियस है। और पूछा कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस अगर है तो अल्फा की वैल्यू बताइए। अब देखना, जो होमोजीनियस सिस्टम है ना, इसके पास 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है ट्रिवियल मतलब 0 0, और एक होता है नॉन ट्रिवियल मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होमोजीनियस सिस्टम के पास सिर्फ 0 0, जैसे पहले भी बताया। बाकी जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखना, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक हुई वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हुई तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता। ठीक है, अगर मैट्रिक्स की जो रैंक है और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बराबर हो यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा, और वो क्या हुई? ऑर्डर से कम हुई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम हुई, तब आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अगर मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम होती है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हमेशा 0। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल पूछा यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, तो डिटर्मिनेंट निकालना मैट्रिक्स का और उसको 0 करना। अब देखो, अगर आप मैट्रिक्स का इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं तो पहली लाइन जो है उसके कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में आएंगे 1 अल्फा -1 और अल्फा -1 -1, और तीसरा क्या हो जाएगा? 1 1 माइनस अल्फा। ये इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 के बराबर। ठीक है, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे होमोजेनियस का। 1 ये क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस से माइनस का +1 माइनस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस माइनस का +1, ये हो जाएगा। अब -1 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस माइनस का +1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अल्फा +1, अच्छा यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का पूरा कैंसिल। यहाँ से अल्फा इक्वल अल्फा, अब ये कह रही है अब यहाँ पे अल्फा माइनस कॉमन ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू +-1। तो कितनी वैल्यूज मिली? एग्जैक्टली 3 वैल्यूज।
3 वैल्यूज अल्फा की ऐसी होंगी जिनके लिए इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी वाली कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स है। इसकी जो ट्रेस है वो कितनी है? 2। ट्रेस का मतलब है डायगोनल एंट्रीज का सम। 2 ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आर 1 and 2। कोई भी मैट्रिक्स अगर 3x3 का ना तो उसके पास 3 आइगन वैल्यूज रहती है। आइगन वैल्यूज किसी भी मैट्रिक्स के पास उतनी ही होती जितना उसका ऑर्डर होता। तो लैम्डा 1 = 1 बोल रखा, लैम्डा 2 = 2 बोल रखा, लैम्डा 3 फाइंड करनी है और ट्रेस 2 दे रखा। अब सुनना, किसी भी मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यूज का सम होता वो उसकी ट्रेस के बराबर आता। तो 1 + 1 + लैम्डा 3 = कितना दे रखा अपने पास? 1 + 2 = ये क्या दे रखा आपके पास? 2 दे रखा ट्रेस। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 3 = कितना आ जाएगा? -1। तो आंसर इज -1। थर्ड आइगन वैल्यू -1 होगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ A = दिस देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक का मतलब है पहले उसके इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके इकोलन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है वो फाइंड करो। इकोलन फॉर्म से मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि लोअर ट्रायंगुलर बनाना। अब ये मैट्रिक्स में क्या पूछा? A माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में से पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटा दीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का ही होगा क्योंकि मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का, और उसके डायगोनल में 1 1 होंगे। अगर मैं इस मैट्रिक्स के डायगोनल से 1 1 हटाता हूं तो मैट्रिक्स A माइनस आई कितना हो जाएगा? क्योंकि मैट्रिक्स A में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटाने का मतलब है डायगोनल एंट्रीज आइडेंटिटी की नॉन जीरो होती है, बाकी सब जीरो। तो 1 - 1 कितना होगा? 0। ये 1 सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, सेम रहेगा। 0 1 - 1 0 जाएगा और ये 1 रहेगा सेम, ये 0 जाएगा। ये 0 0 और ये डायगोनल में तो 0 जाएगा और ये 0। अगला क्या हो जाएगा? 0 0 0 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा? 1। ये आपका A माइनस आइडेंटिटी आएगा। आप लिख लेना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको और इसको, फिर यही मिलेगा आपको। अब इसमें कन्वर्ट, ये पहले ही से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर फॉर्म में तो सीधे सीधे नॉन जीरो रोज 1 2 और तीसरी ये 0 रो है, इसीलिए इस मैट्रिक्स की जो रैंक हो जाएगी ना वो हो जाएगी 3 नॉन जीरो रोज। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ मैट्रिक्स A इज दिस देन द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A। अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 का ना तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो बनती है आपके पास x3, आप x की जगह लैम्डा रख सकते हैं। जितना 2x2 की अगर तो x² जितना उसका ऑर्डर है ना उतना हाईएस्ट डिग्री टर्म रहेगा x² माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इंटू एक कम डिग्री, और अगला का प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स में आपने क्या करना? ट्रेस निकालनी, डिटर्मिनेंट निकालना और अल्टरनेटिंग साइन में इस तरीके से रख देना। और अगर 3x3 का मैट्रिक्स हुआ तो उसमें क्या होता? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3x3 के मैट्रिक्स की हाईएस्ट डिग्री की टर्म रखना, जितना ऑर्डर होगा x3, साइन अल्टरनेटिंग आएंगे माइनस ट्रेस ऑफ A, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसे ट्रेस ऑफ A के साथ किसका मल्टीप्लाई करोगे? इससे एक कम डिग्री का टर्म x², माइनस यहाँ था, ये प्लस आएगा। और अगला जो टर्म होगा ना x का जो कोफिशिएंट बनने जाएगा वो होगा ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, उसकी ट्रेस निकालनी है। ठीक है, इनटू x, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, अगला होगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये करना आपने। इसके जो रूट होंगे वही कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो मुझे 3x3 की चाहिए। अब उसके लिए मेरे को क्या करना? सबसे पहले यहां पर ट्रेस निकालनी है। ट्रेस ऑफ A क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स की ट्रेस का मतलब है उसकी डायगोनल एंट्रीज का सम। 2 + 3 + 1 = 6। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होती है? ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ A ये होती है A11 + A22 + A33। यही तो होते डायगोनल एंट्रीज। अब ये A11 क्या है?
A11 होती है कि आप इस एलिमेंट को पकड़िए 1 1 पोजीशन वाला, इसको छोड़िए, इसको भी छोड़िए, ठीक है, और जो सब मैट्रिक्स बनता है उसको लिखिए 3 -1 -3 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, प्लस करो A22 के साथ। A22 कौन हो जाएगा, पहले आप 2 2 वाली पोजीशन का एलिमेंट उठाओ, इसको छोड़ो और इसको भी छोड़ो, बचा कौन, उसका डिटर्मिनेंट बनाओ 2 0 5 1 प्लस। अब आपको A33 की पोजीशन का A33 चाहिए ना, तो 33 की पोजीशन का एलिमेंट उठाओ, इसको भी छोड़ो, इसको छोड़ो, यानी कि उसके इंटरसेक्शन, जिसकी इंटरसेक्शन में वो पॉइंट है वो छोड़ देनी, रो और कॉलम। बचा कौन, 2 -5 0 3, ये बचा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, वही आपके ट्रेस बनेगी एडजॉइंट की, ठीक है। मैट्रिक्स की ट्रेस कितनी आ रखी है, वो आ रखी है 6। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगी, देखो ये रहा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा -3 प्लस, अगला क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा आपके पास 2 -0, ठीक है, 2 -0। अगला क्या हो जाएगा आपके पास 3 into this 6, ये हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो कितना बना, ये 0 हो गया, 8 हो गई है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से रखना आपने, ये बनेगा आपके पास x³ माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 6x, ठीक है, स्क्वायर प्लस एडजॉइंट की 8x, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब निकालना आपने डिटर्मिनेंट माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना आएगा चेक करो, 2, इसको पकड़िए, 0 जाएगा, ये 3 -3 माइनस 5 को पकड़िए आप, और ये कितना हो जाएगा 0 0 प्लस इसको पकड़िए, ये 0 0, तो डिटर्मिनेंट तो 0 आया, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो गई। तो अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसके पास कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होती है, तो उससे तो मुझे ये साफ साफ दिख गई कि इसकी आंसर ये होने वाला। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब है उसकी आइगन वैल्यू एक तो कम से कम 0 होगी, क्योंकि आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। तो अगर डिटर्मिनेंट ए है, इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होगी, तो इसका मतलब आंसर ये हो गया। अगर आप यहीं से वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए, वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, ये क्या होगा x² माइनस 6x प्लस 8 = 0। अब ये x² माइनस 6x को क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 2x प्लस 8 = 0। x माइनस 2, इसके जब फैक्टर बनाओगे तो x माइनस 2 x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, x माइनस 4, फिर x माइनस 4 कॉमन होके ये दे देगा = 0। तो रूट क्या क्या है, ये 0, ये 2, ये 4, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें if the dimension of subspace W1, W2 and W1 plus W2 of a vector space W is 5 7 1, ये कह रहा कि W1 और W2 दो सब स्पेस है W के, वेक्टर स्पेस के। डायमेंशन ऑफ W1 जो है वो है कितनी, 5। डायमेंशन ऑफ W2 दे रखी यहाँ पे 7। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 दे रखी यहाँ पे 1। अब बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकालिए। एक फॉर्मूला रहता जैसे प्रोबेबिलिटी में होता, सेम वैसे यहाँ पे भी, और वैसे सेट में भी होता। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये होता फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी इसने 1, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 5, इसकी 7 है, और माइनस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है W1 इंटरसेक्शन W2। इसको लाइए इस तरफ, इसको ले जाइए उस तरफ,
तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, -1 हो जाएगा, कितना 11। आंसर इज 11, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लेट एस इज इक्वल टू दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस टाइप का भी, एक बार एलटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। लेट एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ टू वेक्टर, जो कि ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द वेक्टर बिलोंग्स टू द लीनियर स्पेन ऑफ एस। एस दे रखा मेरे पास दो वेक्टर का कलेक्शन, किसी भी सेट का लीनियर स्पेन से क्या मतलब होता, अगर ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, तो लीनियर स्पेन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अल्फा v1 प्लस अल्फा v2, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। या अगर मैं इसको बीटा बोल दूं, अल्फा इंटू v1 प्लस बीटा इंटू v2, जहां पे जो अल्फा और बीटा होंगे ना, ये होंगे फील्ड के एलिमेंट, कांस्टेंट वैल्यूज, स्केलर, और जो v1 v2 होंगे, ये होंगे स्पेस के एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं लीनियर स्पेन। ठीक है, तो जब मैं लीनियर स्पेन फाइंड करता हूं इसका, तो क्या बनता, अल्फा -1 0 1 प्लस बीटा 2 1 4, ये बनता है इसका लीनियर स्पेन। और इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस अल्फा 0 अल्फा, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, इसका भी अंदर कर दो, 2 बीटा बीटा 4 बीटा, ये हो जाएगा। दो ट्रिपलेट्स, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम होता है, यानी कि ये दो रो मैट्रिक्स समझो आप इनको, इन दोनों का जब आप सम करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम, माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, 0 का सम बीटा के साथ, बीटा अल्फा प्लस 4 बीटा, ये है लीनियर स्पेन ऑफ एस। ठीक है, अल्फा बीटा कहां से, फील्ड से। अब ये कह रहा कि उस k की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, उस k की वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए ये जो वेक्टर है ना, वो इस लीनियर स्पेन में आए, यानी कि इस कलेक्शन में आए। कोई भी वेक्टर अगर इस कलेक्शन में जाना चाहता तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होनी चाहिए। उसके लिए क्या करोगे आप, यहां पे देखना कि माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, बीटा अल्फा प्लस 4 बीटा, ये किसके बराबर होना पड़ेगा, 3k प्लस 2 3 10। ये ट्रिपलेट्स थे, ये ट्रिपलेट्स। अगर कोई भी वेक्टर इस लीनियर स्पेन में जाना चाहता तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू है ये वाली, उसके बराबर होना पड़ेगा, और उसके लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलनी चाहिए, तब वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं। अब इसमें देखो यार, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो दो ट्रिपलेट्स बराबर कब होते, जब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो। माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 3k प्लस 2, बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, बीटा की वैल्यू यहां रखो, अल्फा प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 10, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, दोनों की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब है ये एग्जिस्ट तो करेगा, उसमें आएगा। अब किस वैल्यू के लिए आएगा वो चेक करो, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो, अल्फा की वैल्यू -2 माइनस माइनस का +2 हो जाएगा, +2 इंटू बीटा की वैल्यू 3 है इक्वल टू 3k प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बनेगा, ये 3k है, तो ये आएगा आपके पास 3k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 2 आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा, लेट द सब स्पेस W कलेक्शन ऑफ ऑल XYZ, जहां पे कंडीशन ये है और ये है, ऑफ R3, ये जो गिवन है ना W, ये सब स्पेस है R3 का। ठीक है, देन द डायमेंशन ऑफ W क्या होगी, W की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या हो जाता है आपके पास कि उसके बेसिस में कितने एलिमेंट है। ठीक है, उसका बेसिस कौन होता, जिसका लीनियर स्पेन ये पूरा वेक्टर स्पेस होता।
ठीक है, तो ये डिटेल चीज है, इसको अलग से बात करेंगे, अभी सिर्फ जो देखना वो करिए। अगर आपको इस तरीके से कंडीशन दे रखी ना, तो आपको सीधा सीधा क्या करना, इनका मैट्रिक्स बनाना, कॉलम मैट्रिक्स 2 2। इस पहली वाली जो लाइन है ना, इसके एंट्रीज उठाओ और कॉलम में रखो। x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट 1। इसका भी उठाओ 3 3 माइनस 2, और इसकी भी उठाइए आप 1 1 माइनस 3। ये मैट्रिक्स बन गया, कंडीशंस का मैट्रिक्स बन गया। इसकी जितनी रैंक होगी ना, उतनी ही W की रैंक होगी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली समझिए आप कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, तो उसके बेसिस के पास जितने एलिमेंट होते हैं वही उसकी डायमेंशन होती है, क्योंकि सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हमको क्या पता चल रहा कि जो एक्स वाई जेड है आपस में इस तरीके से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने वेक्टर इन्वॉल्व है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका मैट्रिक्स बनाना और उसकी रैंक फाइंड कर देनी। अब यहाँ पे देखो, रैंक फाइंड करते हुए आपको क्या करना, इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लेकिन उससे पहले ये देखना कि क्या कोई जीरो तो नहीं हो रहा पूरा कुछ करने के बाद। 2 3 1 2 3 1, जब हम ये करते हैं ना, R2 इज चेंज्ड बाय R2 माइनस R1, तो क्या बनता है 2 3 1 0 0 0 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हो गया हमारे पास। तो एक तो कम हो चुकी है, जितनी जीरो रो होती उतनी रैंक ऑर्डर में से कम हो जाती है। अब देखना, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाओ, 1 माइनस 2 माइनस 3, उसके बाद नॉन जीरो वाली को इधर रखो। रैंक निकालते हुए अगर आप रो और कॉलम को ऊपर नीचे ले जाते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता रैंक में, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, जो जीरो रो होती है उसको बॉटम में ले जाते हैं। अब इक्वलन फॉर्म में इसको पकड़िए, इसको जीरो बनाना, तो R2 इज चेंज्ड बाय R2 माइनस 2R1। जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 माइनस 2 जीरो होगा। इनसे मेरे को नहीं मतलब होता, मुझे सिर्फ ये पकड़ना, इसके नीचे सारा जीरो, फिर ये वाला पकड़ना, उसके सारे नीचे जीरो। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो है ना, पहली रो तो अनचेंज्ड है, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज 0। 2 माइनस कितना होगा आपके पास, 3 में से आपने माइनस करना -4, 2 का मल्टीप्लाई भी तो करोगे तो 7 हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें -1 माइनस -6, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा, ये भी अपने पास प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये भी 7 आएगा, 0 0 0 7 कॉमन ले, ये देखो एक इक्वलन फॉर्म में इसको पकड़ते हैं, इसके नीचे सब जीरो बन गया। अब यहाँ के एंट्री पकड़ते, इसके नीचे सब जीरो जो कि है, तो नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2, 2 नॉन जीरो रो है, तो डायमेंशन इज 2। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ A is a 3/4 real matrix, AX equal to B is an inconsistent system। inconsistent system का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, किसी भी सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। सीधी सी बात। अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, 3/4। किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होती है वो लेस देन एंड इक्वल टू होती है मिनिमम ऑफ m एंड n। m और n में से जो छोटा होगा उसके बराबर या उससे कम होती। तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है ना, उसकी रैंक कभी भी 4 नहीं हो सकती, वो 3 या 3 से छोटी होगी। अब सुनना, यहाँ पे अगर मैट्रिक्स की रैंक 3 है ना, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, तो जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा ना, वो पहले 3/4 था, एक और कॉलम लगा 3/5 होगा। तो इसकी मैक्सिमम रैंक क्या आ सकती है, इसकी भी 3 आ सकती है मैक्सिमम रैंक। अब सोचो, इसकी रैंक भी 3 है, इसकी रैंक भी 3 आ जाए, तब तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। इस यानी कि आपके मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती। अगर मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की भी 3 होगी, क्योंकि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ए तो पहले से है, लेकिन एक और कॉलम आ जाता।
तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक तो हमेशा या तो मैट्रिक्स से बड़ी होगी या बराबर होगी। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या कि अगर मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाए और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की कॉलम लगाने के कारण 1 बढ़ जाए, यानी कि 3 ही रहे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 3। 3 तो पॉसिबल है ना आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की। हमने वो मैक्सिमम रैंक निकालनी ए की जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, तो वो कितनी आ रही है 2। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी बात करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ m इज 7/5 मैट्रिक्स जिसकी रैंक है 3, यानी कि मेरा मैट्रिक्स m है 7/5 का और रैंक ऑफ m है 3, और मैट्रिक्स n है 5/7 का और रैंक है मैट्रिक्स n की 5, देन द रैंक ऑफ mn कितनी होगी। सबसे पहले ये देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ना, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा, तो उसकी जो रैंक होगी वो लेस देन एंड इक्वल टू होती है आपके पास मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ m रैंक ऑफ n। दोनों में से जो उसकी सबसे कम है उससे छोटी या उसके बराबर होती है। तो इन दोनों में से 3 और 5 में से कौन सबसे छोटी है, 3। तो जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स mn होगी ना, वो या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी। एक कंडीशन मुझे मिल गई। अब दूसरा देखो, एक सिल्वेस्टर लॉ होता, सिल्वेस्टर इनइक्वालिटी। ये क्या रहती है आपके पास कि जो कोई भी मैट्रिक्स है ना, उन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की जो रैंक है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होती है रैंक ऑफ m प्लस रैंक ऑफ n माइनस n। और ये n कौन होगा, अगर मैट्रिक्स मान के चलो m की रैंक थी m/n और n की रैंक थी ऑर्डर था n/k, तो यहाँ पे n ये वाला होगा जो बराबर होगा दोनों के पास। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स m रैंक ऑफ मैट्रिक्स n माइनस n, ये करने के बाद मैट्रिक्स की रैंक इन सबसे बड़ी या बराबर होगी। अब देखो यहाँ पे जब मैं सिल्वेस्टर इनइक्वालिटी लगाता हूं तो वो क्या हो जाती है, रैंक ऑफ m प्लस रैंक ऑफ n माइनस n इज लेस देन एंड इक्वल टू रैंक ऑफ mn। ये होगा रैंक ऑफ m कितनी है 3, रैंक ऑफ n 5 है, माइनस कॉमन वैल्यू क्या है देखो यहाँ 5 माइनस 5 इज लेस देन रैंक ऑफ mn। 5 से 5 कैंसिल, 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रैंक ऑफ mn। अब इसको और इसको एक जगह पे रखो, यानी कि रैंक ऑफ mn क्या आ रहा, 3 से छोटी और 3 से बड़ी, यानी कि 3 के बराबर। रैंक ऑफ mn इज इक्वल टू 3। ये इस तरीके से होगा, दोनों से 3 से छोटी और 3 से बड़ी, इसका क्या मतलब हुआ 3। तो आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ अ मैट्रिक्स हैज एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर r। माइनर का मतलब क्या होता, माइनर ऑफ ऑर्डर r। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स मान के चलो ये है a11 a12 अप टू 3/3 का मैट्रिक्स है, तो माइनर m11 क्या होगा, माइनर m11 क्या होता, a11 को पकड़ो मैट्रिक्स में, उसकी करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दीजिए, जो भी बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो माइनर की एंट्री हो जाएगी, इसको बोलते हैं माइनर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास कम से कम एक माइनर ऑर्डर r का इज नॉन जीरो एंड एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 r 0, देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज r। ये मैट्रिक्स की रैंक की ओरिजिनल डेफिनेशन है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है ना, तो उस मैट्रिक्स में कोई r ऑर्डर का जब माइनर निकाल रहे आप,
उनमें से कम एक माइनर नॉन जीरो आ जाए और r+1 यानी कि उससे बड़े वाले जो माइनर हो सारे जीरो होंगे, तो उसकी रैंक जो है r के बराबर होती है। ये डेफिनेशन है रैंक की ओरिजिनल। इक्वलन फॉर्म तो एक तरीका निकालने का, ठीक है। तो इसका आंसर बी डायरेक्ट याद रखना डेफिनेशन से। द सेट ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट बताइए। किसी भी वेक्टर्स का जो ये इस तरीके से, जैसे v1 v2 डॉट डॉट vn n वेक्टर है, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 सही है, एक गलत है, आपने गलत वाला उठाना। देखना है यहाँ पे, द मैट्रिक्स विद दीज वेक्टर एज अ कॉलम हैज नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि दूसरे पे डिपेंड ना हो। जब भी आप लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो आता। उसकी रैंक जो है मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर आती है हमेशा। ये याद रखना, अगर आपके पास नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, उनसे आपने मैट्रिक्स बनाया, तब आपका डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो आएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा था, 3 वेक्टर दे देता, बोलता क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, तब भी आपको मैट्रिक्स बनाना होता, और उसका अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया तो लीनियरली डिपेंडेंट, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पहला ऑप्शन में वही कह रहा कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ गिवन वेक्टर आर सेम एज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वेक्टर जितने होंगे, यानी कि जितनी रो या जितने कॉलम होंगे, उतनी ही रैंक कब आती? जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था। ये भी करेक्ट आंसर। इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। किसी भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता, तो ये भी करेक्ट है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स विद दिस वेक्टर एज अ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ गिवन वेक्टर। ये गलत आंसर है, क्योंकि रैंक बराबर आती है जितने कॉलम होंगे, यानी कि जितने वेक्टर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर जो फॉल्स है वो है 4th। बाकी इनको याद रखना सबको। अगला क्वेश्चन है, लेट V be the vector space over a field F and W be a subspace of V, then यहां पे देखना, कोई भी वेक्टर स्पेस जो है ओवर फील्ड F अंडर इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन, 2 ऑपरेशन के वेक्टर स्पेस बनता जब ये 9-10 प्रॉपर्टीज ट्रू करता। उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी होती कि जो सेट स्पेस भी है ना, ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बने। अबेलियन ग्रुप आपने ग्रुप में देखा होगा, 5 प्रॉपर्टी ट्रू करता, क्लोजर, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और कॉम्यूटेटिव। 5 प्रॉपर्टी ये हो गई। एक होती स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि अगर अल्फा कोई फील्ड का एलिमेंट है और वी स्पेस का एलिमेंट है, तो अल्फा का मल्टीप्लाई जब भी वी के साथ करो तो ये आपके पास वी का एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि स्पेस का एलिमेंट आना चाहिए। स्केलर को वेक्टर के ऊपर अगर अप्लाई करोगे तब आपको वेक्टर ही मिलना चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये हो जाती है इसकी 6ठी प्रॉपर्टी। और 7वीं प्रॉपर्टी में आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए। अब ये देखना, कोई भी वेक्टर स्पेस अगर है, उसका सब स्पेस कब सब स्पेस बनता? जब वो उसका सब स्पेस खुद में वेक्टर स्पेस बने, यानी कि उसको भी ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू करनी पड़ेंगी। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन है, a consistent linear system of 2 equation in 2 unknown। 2 इक्वेशंस है, और 2 ही आपके पास क्या अननोन x और y। तब ये क्या कह रहा है, हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, आइदर A और B।
अगर कोई भी सिस्टम 2x2 का यानी कि दो इक्वेशन दो अननोन, तो उनके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी। मैंने पहले भी कहा नो सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो यहाँ पे आइदर ए और बी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये करेक्ट आंसर है डी। अगला देखो, इफ एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एन वेक्टर्स, ठीक है, इज सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, then S is called a basis for V। अब देखना, अगर कोई वेक्टर स्पेस V ओवर F है ना, ठीक है, और तो इसके लिए सेट S V1 V2 डॉट डॉट Vn ये बेसिस बनेगा तब जब ये दो कंडीशन को ट्रू करता। पहली कंडीशन जो S होगा ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसका जो लीनियर स्पैन होगा ना, मतलब जो मैंने पहले कहा अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 डॉट डॉट अल्फा n Vn, ये जो होगा ना जहां पे अल्फा I जो है फील्ड का एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए, स्पेस को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो यार, अगर मेरे पास V1 इक्वल टू 1 0 है और 0 2 है, यानी कि सेट S है मेरे पास जिसमें V1 ये V2 ये किसका बेसिस बनेगा? क्या ये बेसिस बनेगा या नहीं बनेगा वो चेक करना। तो सबसे पहले ये चेक करना कि क्या ये Li है, लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कॉलम में रख दो, इसको 1 रखो, कॉलम में रखो और इसकी रैंक देखो, रैंक कितनी होती है, जिसमें नॉन जीरो रो 1 2, तो इसकी रैंक 2, या इसका डिटर्मिनेंट निकालो, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ तो रैंक जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगी जो कि 2 है। 2 रैंक आ गई इसकी, इसका मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि 2 ही वेक्टर है, 2 ही रैंक है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट। अब आपको क्या करना है, इसका लीनियर स्पैन निकालना। लीनियर स्पैन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फा 1 0 प्लस बीटा 0 1, जहां पे अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट है। अब चेक करो जरा क्या बनता, अल्फा 0 प्लस 0 बीटा, अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट है, ये बनता अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा क्या होता है, फील्ड के एलिमेंट, फील्ड है यहाँ पे आर। ये किसको जनरेट कर रहा, पूरे आर स्क्वायर को बन रहा है ना। ये आर स्क्वायर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई, यहाँ पे एक्स और वाई की जगह अल्फा बीटा रियल नंबर है, तो इसीलिए बेसिस बन गया किसका, आर स्क्वायर का ओवर आर। तो इस ऐसे सेट को बेसिस बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो उसको स्पेन करना चाहिए पूरे वी को करेक्ट, एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए वी करेक्ट, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ A is M by N matrix then the codomain of the transformation TA is। यहां पे देखो कि अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन Vn से लेकर Vm तक का, मतलब क्या हुआ, वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन n है, वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन m है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आता वो क्या होता, अगर इसके पास v1 v2 डॉट डॉट vn वेक्टर होंगे, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है n डायमेंशन का, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, n, इसके बेसिस में कितने होंगे, u2 डॉट डॉट um, ये v, इसको u बोलो और इसको v बोलो। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन के जैसे ही होता, इसमें जब v1 रखोगे ना तो इसका एलिमेंट मिलेगा और इस स्पेस का जो एलिमेंट होगा वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे भी देखा आर स्क्वायर का एलिमेंट किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। तब मैं tv1 जो होगा ना मेरा, उसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 1 u1 प्लस 1 2 u2 प्लस अप टू a1 m, m है ना ये um,
ऐसे लिख सकता हूं मैं। ऐसे ही इसका लास्ट एलिमेंट Vn, ए कौन सा रो बन रहा है, nth रो, n1 u1 an2 u2 अप टू anm um, ये बनेगा। ठीक है, ये सारे इसके बीच भी रहेंगे। अब क्या करिए, इसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाओ। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या होगा, a11 होगा, लास्ट एलिमेंट a1m, an1 होगा, लास्ट एलिमेंट क्या होगा anm। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, n इंटू m ऑर्डर का। लेकिन ये मैट्रिक्स जो आया ना अभी, वो मैट्रिक्स आया इसके कोफिशिएंट का। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर चाहिए तो आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज n बाई m, तो जो ये A ट्रांसपोज होगा ना, यही मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा B और B डैश के रेस्पेक्ट में। जो ये B है और ये B डैश है दूसरा वाला। ठीक है, तो यहां से इसका जब आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो A ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाई n। समझ रहा? तो इसमें क्या बोला गया, अब देखो इसको, इफ A इज m बाई n मैट्रिक्स देन द कोडोमेन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन TA। ये जो A दे रखा ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रखा, इसकी ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद बोल रखा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जो पहला होता है ना, वो किसकी डोमेन होती है, किसकी डायमेंशन होती है, कोडोमेन की। और जो दूसरा होता वो किसकी होती है, डोमेन की। तो इसमें पहला वाला कौन, ये जो भी होगा ना, ये कोडोमेन का होगा। तो कोडोमेन कितना होगा इसका, जिसकी डायमेंशन m होगी, कोडोमेन पूछा। तो ये लीनियर अलजेब्रा के जो ये कॉन्सेप्ट है, इन क्वेश्चंस को सिर्फ वही कर सकता है जिसने एक बार लीनियर पढ़ रखी है। ठीक है आसान, ये बहुत आसान, लेकिन इसके लिए भी कॉन्सेप्ट चाहिए। तो अगर जिसने नहीं पढ़ रखी तो उसको पढ़नी पड़ेगी पहले, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा और एक इक्वेशन दे रखी और k की वैल्यू फाइंड कर रहा है। अब अगर आप इसको देखो, a स्क्वायर प्लस 8i माइनस 4a इनवर्स इक्वल टू ka। A इनवर्स दे रखा है, इसका मतलब है मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, तो किधर भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और कॉमन ले सकते हैं। जब इन्वर्टेबल हो सिर्फ तब। यहां पे क्या कर दीजिए, ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए क्यू हो जाएगा, 8ai हो जाएगा, माइनस 4a, ए इनवर्स हो जाएगा, के ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, क्योंकि इन्वर्टेबल है। ए क्यूब प्लस 8a, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी के साथ करिए, सेम आएगा, माइनस ये आइडेंटिटी हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ, के ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसको उधर ले जाइए, माइनस 4i इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस 8a माइनस, ये बन जाएगा आपके पास माइनस के ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 4i इक्वल टू 0। ये है मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल। और कौन से मैट्रिक्स की, 3/3 की। अगर a की जगह मैं x रख देता हूं तो ये एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4i इक्वल टू 0। यही होती कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किसी भी मैट्रिक्स की, अगर कोई मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दे रखी और उसकी डिग्री मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है, तो वो कुछ भी नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। k की वैल्यू फाइंड क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होता, x की पावर 3 माइनस ट्रेस ऑफ a एक्स स्क्वायर, यही तो था। अब बताओ इसकी ट्रेस कितनी होगी, ट्रेस ऑफ a है 3 प्लस 2 प्लस 0 5, और ये k कितने के बराबर होगा, 5 के। नेगेटिव भी नहीं लेना माइनस के, क्योंकि अल्टरनेटिंग टर्म रहते प्लस माइनस इस तरीके से। तो अगर इसको पूछे कोई ना कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 4।
क्या ये माइनस आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए आप क्या करोगे, प्लस माइनस, तो माइनस नहीं आएगा डिटर्मिनेंट के साथ, सिर्फ 4 होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, इस तरीके से करना, ना कि a का स्क्वायर करके फिर इनवर्स निकाल के यहाँ रख के सॉल्व करना, ऐसा नहीं करना, ये करना आपने, और ये बहुत शॉर्ट में हो जाता है, मैंने बहुत डिटेल में बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, A linear system is called consistent if it is, अगर कोई भी सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता तब उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए तो कंसिस्टेंट, अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following is subspace of a vector space R cube over R? पहला वाला क्या दे रखा, W, कलेक्शन ऑफ ऑल A00, जहां पे A जो है आपका फील्ड का एलिमेंट होगा, ऑब्वियसली फील्ड क्या दे रखा है, फील्ड होता है ये अंदर वाला R। क्या ये सब स्पेस है या नहीं है, ये चेक करना। दूसरा दे रखा A11, जहां पे A फील्ड का एलिमेंट है। तीसरा दे रखा ABC, जहां पे A प्लस C प्लस 1 इक्वल टू B होगा। सब स्पेस के लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर कहीं पर भी कांस्टेंट दिख जाएगा ना, जीरो के अलावा कोई कांस्टेंट वैल्यू दिख जाए तो कभी सब स्पेस नहीं बनेगी। जैसे ये है, ये सब स्पेस नहीं बनेगा, और ये इसमें कांस्टेंट है, ये भी सब स्पेस नहीं बनेगा। ये सब स्पेस बनेगा हमेशा अगर जीरो है तो, बाकी वेरिएबल की फॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर तो ए हो जाता। चेक करने के लिए 2 स्टेप टेस्ट है सब स्पेस के लिए, 2 स्टेप टेस्ट। ये क्या होता कि अगर आपके पास W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, तो ये सब स्पेस बनेगा, W इज सब स्पेस इफ क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन है कि अगर आप x और y दो एलिमेंट उठाते हैं W के, तो x माइनस वाई किस में होना चाहिए, W में होना चाहिए। यानी कि पहले एलिमेंट के साथ, पहले वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर के एडिटिव इनवर्स का जब आप ऑपरेट करोगे तो उसी में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है अगर अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और x जो है स्पेस का एलिमेंट है W का, तो अल्फा x भी कहाँ होना चाहिए, W में। इसको बोलते हैं 2 स्टेप टेस्ट। तो जब आप पहले वाले के लिए चेक करते, यहां पे देखो ना, पहले वाले के लिए चेक करते तो लेट A11, A की जगह A1 ले लो, V इक्वल टू और V2 इक्वल टू A211, 2 एलिमेंट उठाया आपने इसके 2 के, इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन है ना ये, जिनके सेकंड और थर्ड कंपोनेंट क्या 1 1 है, तो 2 एलिमेंट उठा लिए। B1 माइनस B2 करो, क्या आएगा, A1 माइनस A2, ये तो कोई एलिमेंट मिल जाएगा, 1 में से 1 गया 0 0, ये बन गया। जबकि जो आउटपुट होना चाहिए, अगर मैं इसको W2 बोलूं तो W2 के पास ही होना चाहिए, और W2 के पास कभी भी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 1 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए ये क्लोज्ड नहीं है, इसीलिए नॉट सब स्पेस है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको चेक करना। सीधी सी बात यह है, जहां पे कांस्टेंट दिखे वो कभी भी नहीं बनता। अब जैसे तीसरा वाला, तीसरे को चेक करिए कैसे सब स्पेस बनाओगे आप, तो आप कहेंगे कि लेट V1 इक्वल टू A1 B1 C1, तो V1 में कौन सी कंडीशन हो रही होगी, जो सेकंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट के साथ 1 को ऐड करके बराबर होगा, इतना होगा। ठीक है, दूसरा V2 इक्वल टू क्या होगा, A2 B2 C2, और B2 इक्वल टू कितना बनेगा, A2 C2 प्लस 1, ये कंडीशन दे रखी है उसने अपने आप। अब देखो यार, V1 माइनस V2 निकालो, V1 माइनस V2 क्या हो, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2। अब इसमें क्या होना चाहिए, B1 माइनस B2 के बराबर क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट ये है
प्लस लास्ट कंपोनेंट ये है +1 के बराबर होना चाहिए। अब इसका और इसका माइनस करके देखो तब आपको b1 माइनस b2 निकलेगा। तो यहां से जब b1 माइनस b2 निकालोगे तो कितना आएगा, a1 माइनस a2 प्लस c1 माइनस c2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या ये इसके बराबर आया? नहीं, क्योंकि इसमें +1 है, उसके पास +1 नहीं है, तो इसीलिए नहीं बनेगा। ये बन जाएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ये क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस में ये क्या है, एक्स एक्सिस, तो सब स्पेस तो बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन फिर से वैसे निकाले जैसे पहले भी किया, 0 -2 2 प्लस बीटा 1 3 -1। ये कह रहा कि इनमें से कौन इसके लीनियर कॉम्बिनेशन। तो पहले लीनियर कॉम्बिनेशन निकालो, ये 0 जाएगा, -2 अल्फा 2 अल्फा बीटा 3 बीटा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। ऐड करो इसको, बीटा -2 अल्फा प्लस 3 बीटा 2 अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। अब अगर ये इसमें जाना चाहता ना तो इसके इक्वल हो जाएगा ये, और उसके लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अगर अल्फा और इसको इक्वल रखने पर अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर नहीं निकल रही तो समझ जाइए ये आपके पास इसके ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो चेक करो, बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2, ठीक है। और यहां से लास्ट वाला देखो, 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना, 2 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू कितना, 2 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 अल्फा इक्वल टू 2। अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल तो गई है, क्या ये इसको भी ट्रू करता कि यहाँ पे रखने पे 2 आएगा या नहीं, वो चेक करो। -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 कितनी वैल्यू आती, चेक करो, 2 आनी चाहिए। -4 प्लस 6 इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये करेक्ट होगा। तो ये भी है। 0 0 कब मिलेगा, जब अल्फा की वैल्यू 0 रखोगे ना, बीटा की वैल्यू 0 रखोगे, तो सबसे आसान है। अल्फा की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ये भी है, तो बोथ ए एंड बी, ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रखने होते हैं। एवरी सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस, करेक्ट। कोई भी वेक्टर स्पेस का जो सब स्पेस बनना चाह रहा तो पहले उसको खुद में सब स्पेस बनना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वेक्टर स्पेस बनना पड़ेगा खुद। जैसे सब ग्रुप बनने के लिए पहले सब सेट को खुद में ग्रुप बनना पड़ता। एवरी वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ इटसेल्फ, यस। इम्प्रॉपर सब स्पेस जिसको बोलते हैं, कोई भी ग्रुप अपना सब ग्रुप होता, कोई भी सब स्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस अपना सब स्पेस होता, तो ये भी करेक्ट है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर स्पेस V is subspace of V, correct, always correct। यूनियन नहीं होता, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस नीड नॉट टू बी। तो फॉल्स स्टेटमेंट इज डी, डायरेक्ट याद रखने ये। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसमें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली। इन्वर्टेबल कब होगा, मान के चलो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इस 3/3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है ना, तब ये इन्वर्टेबल होता। इन्वर्टेबल मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करना, और कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी ऐसा होता। अब हम जानते हैं कि अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज होंगी, और आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कितना होता, हमेशा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। और ये नॉन जीरो कब आएगा, जब इनमें से कोई भी जीरो ना हो। अगर कम से कम एक भी जीरो हो गई ना तो ये जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट फिर सिंगुलर हो गया। लैम्डा इक्वल टू 0 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए, करेक्ट। गलत, लैम्डा इक्वल टू 0 है ना आइगन वैल्यू ऑफ ए। लैम्डा इक्वल टू 1 इज नॉट आइगन वैल्यू। 1 के बारे में कोई कुछ कहने से जरूरी नहीं है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 ही हो, ये गलत है। ठीक है, अगर आपके पास c⁴ n/r हो ना, रियल कॉम्प्लेक्स ओवर रियल,
कॉम्प्लेक्स की पावर n है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी हमेशा 2n होगी, डबल कर देना, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 4, तो करेक्ट आंसर 4 डायमेंशन। ठीक है, इसका जो बेसिस होता है ना सी स्क्वायर ओवर आर का, ये होता 1 और आयोटा। किसी और टेस्ट में इसका डिटेल में बात करेंगे। तो इस टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन